नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोस्तों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अपनी जो 50 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अपन देखते हैं एक एक क्वेश्चनों को। और दोस्तों जो यूट्यूब पे मैराथन क्लास चल रही है, तो वहाँ पे उस क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक बार प्लीज़ आपके अगर ट्रेड थ्योरी कमज़ोर है तो इस वीडियो को, मैराथन जो वीडियो है, रामायण वीडियो, इसको आप 3 से 4 बार देखिएगा तो आपकी जो ट्रेड थ्योरी है इसका डर बिल्कुल आपके दिमाग से दूर हो जाएगा। हाँ, बहुत ही उसमें पूरा का पूरा कंटेंट दिया गया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है और पूरे चैप्टर को कवर किया गया है, तो आप उसको देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ आज का पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफॉर्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं। मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो अपना ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल प्रयोग करते हैं, ये ऑयल 2 प्रकार का होता है। एक आपका जैसे कि अपन कहते हैं खनिज ऑयल, कौन सा होता है, यहाँ पे खनिज ऑयल होता है, और एक होता है आपका कौन सा, यहाँ पे सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। ये जो होता है ये कृत्रिम होता है, और ये खनिज ये ऑयल होता है। सबसे ज़्यादा जो अपने यूज लेते हैं, ये लेते हैं आउटडोर ट्रांसफार्मर में, और जो हमारे इंडोर ट्रांसफार्मर होते हैं इसको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये साफ कह रहा है कि जिस तापमान पर ये ऑयल आपका जलता है उसे अपन फायर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फायर पॉइंट कहते हैं, यानी आग बिंदु कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो अपना कितना होता है, 140 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 140 डिग्री होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, आग बिंदु, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान के लिए गैस लिए इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। यानी ऐसे कितने जगह है जहाँ पे गैस के जो इंसुलेटर होते हैं, जो इंसुलेटर होता है वो यूज करते हैं। तो अपन कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र, जी हाँ, यहाँ पे ये प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या वाले होते हैं वहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भूमिगत जो होते हैं वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी। ये गैस इंसुलेटर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनको हर जगह यूज नहीं किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं वो आपके पिन टाइप इंसुलेटर प्रयोग होते हैं। तो पिन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं ये आपके 33 kV क्षमता तक, और ये जो लाइन होती है ये सीधी लाइनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो सीधी लाइनों में केवल मध्य के अंदर ही प्रयोग करते हैं, जबकि किनारों पर इनके जो अपन प्रयोग करते हैं वो अपन प्रयोग करते हैं सेकल। कौन सा होता है? सेकल इंसुलेटर अपन प्रयोग करते हैं, जिसे अतकड़ी इंसुलेटर भी कहते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है आपके नंबर 3। तो दोस्तों कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे उपकरणों का उदाहरण है वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट हावर मीटर, और एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। दोस्तों यहाँ पे अगर उपकरण की बात करते हैं, यानी कि यंत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे यंत्र जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके प्राथमिक, कौन सा है, प्राथमिक, और दूसरा होता है यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं कि द्वितीय। अब प्राथमिक यंत्र ऐसे होते हैं, ऐसे यंत्र जो केवल विद्युत की उपस्थिति दर्शाते हैं। क्या उपस्थिति दर्शाते हैं, वो मान नहीं मापते। जबकि यहाँ पे आते हैं कि द्वितीय के अंदर, यानी कि क्या, विद्युत की जो राशि होती है उसका क्या दर्शाए, मान दर्शाते हैं, वो द्वितीय यंत्र कहलाते हैं। इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा, तो अपन कहते हैं जैसे फेज टेस्टर होता है। एक जैसे कि हम बात करते हैं चुंबकीय सुई होती है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, जबकि इसके अंदर आपका एमीटर होता है।
इसमें आपका वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर है, इसमें आपका वाट मीटर है, ओम मीटर है। ये सारे किसमें आएंगे, ये द्वितीयक श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ये वोल्ट मीटर है, वाट मीटर, एमीटर, ये तो आपके कौन से हो गए, द्वितीय। और परम उपकरणों का मतलब यहाँ पे होता है कि प्राथमिक उपकरण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डी ऑप्शन यानी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका वह एम्पलीफायर जिसमें इनपुट सिग्नल के आधे से भी कम समय के लिए धारा प्रवाहित होती है, तो वह कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो एम्पलीफायर होता क्या है, तो अपन कहते हैं ऐसा परिपथ जो VIP, ऐसा परिपथ जो VIP यानी कि वोल्टेज, धारा और पावर तीनों को एक साथ अगर बढ़ाता है तो बोलो वो क्या कहलाएगा, एम्पलीफायर कहलाता है। अब इसकी अगर प्रकार की बात करते हैं, या प्रकार की बात करते हैं, तो भैया इसको ए श्रेणी में बांटा गया है, बी में, एक होता है AB में, और एक होता है आपका C श्रेणी में बांटा गया है। यहाँ पे साफ कहा गया इनपुट सिग्नल के आधे समय तक। तो मेरे दोस्तों ये तो क्या है, यहाँ पे अपन कहते हैं इनपुट सिग्नल, ये तो इनपुट सिग्नल के ये पूरे समय तक काम करता है ये आधे समय तक। और ये ध्यान रखना, ये पूरे से तो कम, लेकिन आधे से क्या होगा, अधिक काम करेगा। और ये आपके आधे से भी क्या करेगा, कम कार्य करता है। तो इसमें अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये पूरे समय के लिए काम कर रहा है, ये आपके इस तरह है तो ये आधे समय के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पे इस तरह है तो ये आधे से तो ज्यादा होगा लेकिन पूरे से क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे अपन कहते हैं भैया आधे से भी कम है, यानी इतना है, ये कार्य कर रहा है। इसका आपका कला कोण पूछ ले, यानी फेज कोण पूछ ले, फेज कोण, तो फेज कोण कितना होगा, तो अपन कहेंगे 360 डिग्री होता है इसका। ये आधे समय के लिए है तो 180 डिग्री होता है। ये आधे से ज्यादा होगा, आधे से ज्यादा होता है तो लगभग 270 डिग्री होता है। और ये आपका होता है 120 डिग्री से 150 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी यानी दक्षता। दोस्तों दक्षता की बात करते हैं, इसकी दक्षता 35 से 50 डिग्री होती है, 50% होती है। इसकी आपकी 70 से 78.5 होता है, और इसका आपके 50 से 70% होता है। और यहाँ पे इसकी होती है 80 से 85% इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। सबसे ज्यादा तो डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा जो डिस्टॉर्शन होता है इसमें तो होगा निम्न, और सबसे होगा अधिक इसमें। अब ये सारा का सारा अपने एम्पलीफायर कवर किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि आधे से भी कम समय के लिए, तो भाई आधे से भी कम समय के लिए दिया है यानी कि सी, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा सी। तो यहाँ पे एम्पलीफायर क्या है, तो ये VIP को बढ़ाने वाली होती है। प्रकार है ए श्रेणी, बी श्रेणी, AB श्रेणी और C श्रेणी एम्पलीफायर प्रकार होते हैं। ये इनपुट सिग्नल में पूरे समय तक काम करता है, ये आधे समय तक काम करता है, ये पूरे से कम लेकिन आधे से ज्यादा होता है, और ये आधे से भी कम समय के लिए होता है। यहाँ पे प्रचालक कोण की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका 360 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री का काम करता है, और ये आपके 120 से 150 डिग्री होता है। दक्षता की बात करते हैं तो 35 से 50% होता है, इसका 70 से 78.5% दक्षता होती है। इसकी आपके 50 से और 70% होती है दक्षता, और ये 80 से 85% दक्षता होती है। डिस्टॉर्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे निम्न होता है, और यहाँ पे सबसे अधिक विरूपण पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे ये हो गया सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 5 नंबर, और 5 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक कौन सा पार्ट्स खराब होता है। कि दोस्तों जहाँ पे ट्रांजिस्टर होता है, इस ट्रांजिस्टर के अंदर सब बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी 3 टांग होती है, कि जो बीच की होती है ना, ये आपकी हमेशा बेस कहलाती है, और ये हमेशा कलेक्टर, और ये होती है आपका एमिटर। क्या होती है, एमिटर। अगर इसके प्रतीक की बात करते हैं तो ये प्रतीक होता है ऐसे, जिसमें तीर लगा होता है
वो आपका एमिटर होता है, बीच वाला आपका बेस होता है और ये आपका कलेक्टर होता है। अगर तीर बाहर की ओर निकल रहा है, तीर अगर बाहर की ओर निकल रहा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, NPN होता है। और अगर तीर अंदर की ओर आ रहा है तो वो भाई इस तरह बना दिया जाए, अंदर की ओर आ जाए यहाँ पे, तो ये आपका होता है PNP, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक कौन सा पार्ट था, एक होता है प्रतिरोध, प्रतिबाधा, सप्लाई टर्मिनल और कैपेसिटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अधिक खराब होने वाला जो भाग है वो कौन सा है, यहाँ पे डी यानी कि कैपेसिटर खराब होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ अगला प्रश्न है कि FET कौन सा ट्रांजिस्टर, FET कौन सा ट्रांजिस्टर। सबसे पहले तो अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो FET है, ये आपके FET क्या है, यूनिपोलर है, बाइपोलर है, ये आपके दोनों दिशा में। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि FET के अंदर जो है दोनों दिशाओं में धारा का प्रवाह नहीं होता है, एक दिशा में होता है, अर्थात इसमें आपके एक ध्रुव यानी केवल इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपके यूनिपोलर कहलाता है। FET जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है N चैनल और एक होता है P चैनल। एक तो होता है N चैनल, एक होता है P चैनल। तो यहाँ पे FET क्या हो जाएगा, एक यूनिपोलर जंक्शन होता है, एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है। अगला आता है ये स्टेटर की संरचना, स्टेटर की संरचना। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटर की संरचना खालिस्तान होती है, तो यहाँ पे वर्गाकार होती है, वलयाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, आयताकार होता है। कोई सी भी मशीन हो तो यहाँ अपने नॉर्मल कहते हैं कि भाई यहाँ पे लगभग जो स्टेटर होता है वो इस पोजीशन पे होता है और यहाँ पे ये भाग होता है। तो यहाँ ये संरचना कौन सी है, तो अपन कहते हैं ये संरचना कौन सी कहलाएगी, आपकी वलयाकार होती है। ये स्टेटर होता है और ये स्टेटर किसका बना होता है, तो अपन कहते हैं अगर मशीन कौन सी है, बड़ी मशीन होती है, ये कास्ट स्टील, इसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। अगर ये छोटी मशीन होती है, क्या छोटी मशीन होती है, तो ये कास्ट आयरन का बना होता है। और इसके अंदर की ओर फिर क्या होता है, यहाँ पे स्लॉट्स, सॉरी ये तो हाँ स्टेटर यानी बॉडी है, और बॉडी के अंदर की ओर बात करते हैं तो यहाँ पे बॉडी के इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा स्टेटर होगा और स्टेटर में क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। तो अगर स्टेटर के लिए पूछ ले कि किसका बना होता है, तो यहाँ स्टेटर जो बना होता है वो आपकी सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड होती है। इसका तो अपन कहेंगे सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों का क्या बना होता है, स्टेटर। तो बॉडी पूछ ले या फिर स्टेटर पूछ ले, दोनों की संरचना क्या होती है, वलयाकार होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित गेट्स में से कौन से यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे जो गेट की बात करते हैं, गेट, तो गेट आपके बेसिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन कहते हैं एक होता है आपके नॉट, एक होता है और, एक होता है एंड, AND। तो यहाँ पे जो नोट होता है ये तो होता है इस प्रकार, यहाँ और होता है ये होता है आपके इस प्रकार, और एंड होता है वो होता है इस प्रकार का। अब इन तीनों से मिला करके अपन बनाते हैं संयुक्त लॉजिक गेट। जो संयुक्त लॉजिक गेट होता है उसमें एक होता है NOR यानी कि नोट, वो नोट और से मिलकर के बनता है, उसकी संरचना होती है मेरे दोस्तों इस प्रकार से, इसमें यहाँ नोट लगाया जाता है, ये संरचना होती है और इसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक गेट भी कहते हैं। एक होता है दूसरा NAND गेट। अब यहाँ एंड की तरह होता है यानी नोट और एंड से मिलकर के बना होता है, तो
तो यहाँ पे ये इस एंड के समान ही होता है, लेकिन इसमें नॉट लगा दिया जाता है। ये इस प्रकार से होता है। तो मेरे दोस्तों ये दोनों ही, यानी कि ये जो दोनों है यही क्या कहलाएंगे, अपन कहते हैं ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नॉर और एंड ये नहीं होगा, नॉर और नन, NOR NAND, है ना। और वाला नहीं होगा, और वाला नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉर और एंड नंद गेट होता है, NAND। ये आपके यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। गेट्स क्या होते हैं, तो अपन कहते हैं वह युक्ति जो इनपुट परिपथ पर, एक निश्चित इनपुट परिपथ पर क्या हो जाए, चालू हो जाए, वो गेट कहलाती है। अगला प्रश्न, तो यहाँ अगला प्रश्न है, ये देखिएगा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली AC मोटर है। तो भैया AC मोटर कौन सी है, तो वो देखिएगा सामान्य औद्योगिक, यानी कि कहाँ चलनी चाहिए आपकी, उद्योगों में। तो DC श्रेणी जी नहीं, तुल्यकालिक में अपन प्रयोग नहीं करते, कम्यूटेटर अपन यूज नहीं करते, 3 फेज प्रेरण मोटर सबसे ज्यादा यूज लेते हैं। ये औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 10 नंबर। और 10 नंबर क्या है प्रश्न, तो देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है। तो भाई यहाँ पे 3 फेज सप्लाई है, लेकिन उसके साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से भी जुड़ सकती है। तो क्या है, स्टैटिक कंडेंसर है, सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर है, स्टार कनेक्शन में है, और डेल्टा कनेक्शन में। तो भाई यहाँ पे 3 फेज तो है, और 3 फेज के साथ साथ जैसे कि अपन बात करते हैं एक संयोजन ये है और एक संयोजन ये है। तो यहाँ पे ये आपका 3 फेज हो गया, और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये 3 फेज इसमें हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, लेकिन यहाँ से न्यूट्रल निकलता है, तो ये न्यूट्रल है। अब अपन को जैसे R, Y और B, ये तो 3 फेज हो गया, लेकिन मुझे जैसे सिंगल फेज लेना है, तो सिंगल फेज के लिए एक तो अपन न्यूट्रल ले लेंगे, और इन तीनों में से कोई सा एक फेज दिया जा सकता है। तो यहाँ सिंगल फेज भी प्राप्त कर सकते हैं और 3 फेज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार कनेक्शन से आसानी से सिंगल फेज प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है अपना, एक कंडक्टर संवाहक जिसमें श्रृंखला में कई टर्न जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है। साफ कह रहा है कि एक संवाहक होता है, यानी कंडक्टर होता है, चालक तार है और श्रृंखला में है और कई टर्न है, यानी कि वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और ये, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, इस प्रकार से, ये श्रृंखला में इस प्रकार से जो डिजाइन तैयार होती है, तो दोस्तों इसे कहते हैं हम क्वाइल। यहाँ क्या कहते हैं, इसे क्वाइल कहते हैं। तो कुंडली का पक्ष, यहाँ कुंडली का पार्ट, या कुंडली है क्वाइल, या कुंडली का समूह थोड़ी है, एक कुंडली तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन C होता है। जबकि यहाँ पे अपन इस तरह बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये एक टर्न कहलाता है। ये क्या कहलाता है, टर्न कहलाता है। और यहाँ पे 2 या 2 से अधिक क्वाइलों का संयोजन जो होता है, फिर वो आपकी क्या कहलाती है, वाइंडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर, और 12 नंबर के अंदर देखिएगा तो बात करते हैं कि सीरीज मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। अब दोस्तों चाहे AC हो चाहे DC हो, ये दोनों ही भारी कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि AC सीरीज मोटर को अपन यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो DC सीरीज मोटर का सुधरा हुआ रूप होता है। तो सीरीज मोटर होती है हमेशा भारी लोड पर कार्य करती है, लेकिन इसकी जो गति होती है, क्या इसकी जो गति होती है, वो गति 1/लोड, यानी कि लोड की क्या होती है, हमेशा विलोम अनुपाती है। अगर लोड 0 है तो गति क्या हो जाती है, इसकी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे भारोत्तोलक यंत्र रेल में किया जाता है, ड्रिल मशीन में, आटा चक्की में, पंपों पर। तो दोस्तों यहाँ पे आटा चक्की और पंप की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर पर प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। ड्रिल मशीन में बात करते हैं, तो ड्रिल मशीन में
हमारी यूनिवर्सल मोटर भी अपन प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे शंट मोटर भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं ड्रिल के अंदर, लेकिन भाग उत्तोलक के लिए सीरीज मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रेन का इंजन है, ठीक है, क्रेन है, होएस्ट है, तो इन सभी जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सेशन आपको काफ़ी अच्छा पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो जरूर कर ही दिया करो, क्योंकि इसमें तो आपकी कोई पैसा लगता नहीं है। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही करना, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा, ये तो है। अगला पॉइंट है नंबर 13, तो प्रेरित करंट विद्युत वाहक की दिशा ऐसी होती है हमेशा जिसके कारण का विरोध करती है, तो ये किस नियम में बताया गया। दोस्तों क्या है, यहाँ अपन ने कहा कि एक कॉइल है और इस कॉइल को यहाँ पे अपन ने सप्लाई से दी थी, जैसे ही अपन ने सप्लाई दी तो यहाँ ईएमएफ आता है, ये लो यहाँ ईएमएफ आता है, तो यह चुंबकीय फ्लक्स होता है और ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, यहाँ विरोध होता है। जब ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, इस कुंडली के अंदर एक और ईएमएफ बन जाता है। ये जो ईएमएफ बनता है ये स्वयं प्रेरित ईएमएफ कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। जबकि ये जो ईएमएफ होता है इसे हम आरोपित ईएमएफ कहते हैं। दोस्तों इसकी दिशा नीचे है इसकी, और इसकी दिशा जो रहेगी ऊपर। अब ये किसके कारण पैदा हुआ था, इसके कारण ही तो पैदा हुआ था, और ये अब इसी का क्या कर रहा है, क्योंकि ये नीचे से आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और इसके कारण ये पैदा हुआ और इसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इसी को कहते हैं अपन कौन सा नियम, तो यहाँ पे लेंज नियम कहेंगे। कौन सा नियम कहेंगे, लेंज नियम कहेंगे। यहाँ पे ओम नियम हो गया, लेंज नियम हो गया, फैराडे का दूसरा नियम हो गया, फैराडे का पहला नियम हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, ये आपका लेंज नियम कहलाता। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी या डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है, दोनों पर कार्य करती है। देखो लिखने का तरीका होना चाहिए दोस्तों, एसी या डीसी। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर कर दिया, या तो वो एसी पे चलेगी या फिर वो डीसी पे चलेगी। लेकिन इसमें ऐसे आ जाता एसी व डीसी, यानी दोनों पर कार्य करती है। तो दोस्तों अपन एसी भी दे उसको और डीसी भी दे, एक साथ दोनों एक साथ कार्य करने वाली होती है हमारी सिंक्रोनस। कौन सी, सिंक्रोनस। और दूसरी एसी या डीसी, दोनों में से अगर कोई होती है तो वो होती है आपकी यूनिवर्सल। कौन सी होती है, यूनिवर्सल होती है। तो सिंक्रोनस दोनों पे काम करती है, लेकिन उसने या लगा दिया तो सिंक्रोनस आ गया। इंडक्शन ओनली फॉर आपकी एसी पे काम करती है। यूनिवर्सल एक होती है स्क्वायरल केज मोटर होती है, वही प्रेरण मोटर होती है जो एसी पे काम करती है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्या हो जाएगी आपकी, राइट ऑप्शन होती है, जो एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है। यूनिवर्सल जो मोटर होती है दोस्तों, इसकी गति आपकी 3000 से 14000 RPM होती है। जबकि इसकी जो होती है, ध्यान रखना, इसकी फिक्स होती है कि NS बराबर होती है NR, यानी इसकी गति जो होती है रोटर गति, तो सिंक्रोनस गति क्या होती है, बराबर होती है। जबकि यहाँ पे अपन बात करते हैं कि NS जो होती है वो ज़्यादा होती है NR से। प्रेरण मोटरों में ये होती है, यानी रोटर गति कम होती है किससे, सिंक्रोनस गति से। अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, तो यहाँ पे अपन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक है, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक कौन है, तो वही विद्युत किसमें गुजरेगी, धातु के अंदर गुजरेगी, पॉलीमर्स है, सिरेमिक्स है, अर्धचालक, तो यहाँ भी गुजरेगी। लेकिन ऊष्मा के सुचालक, तो ऊष्मा का भी क्या होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, धातु होती है, यानी चालक धातु अपना राइट ऑप्शन करें। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, एल्निको एक है, भाई यहाँ पे क्या होता है, चुंबक होता है। क्या होता है, चुंबक। ये चुंबक है, और चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है
प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। जो स्थायी होता है किसका बना होता है, तो अपन बात करेंगे एल्निको। किसकी बात करेंगे, एल्निको। एल्यूमिनियम, लोहा, निकेल और कोबाल्ट का बना होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, कठोर चुंबक कहते हैं। जबकि अस्थायी चुंबक जो होता है, यहाँ नरम लोहे की पत्ती होती है, इनको चिपका करके इनके ऊपर अपन क्या लपेट देते हैं, तांबे तार की वाइंडिंग, और इसको सप्लाई देते हैं, ये चुंबक बन जाता है। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये विद्युत चुंबक होता है। कौन सा चुंबक होगा, विद्युत चुंबक। और इसी को अपन कहते हैं नरम चुंबक कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा, एल्निको। एल्निको पूछा तो इसका मतलब ये, अब ये कठोर चुंबक होता है या फिर यानी स्थायी चुंबक होता है। तो हार्ड चुंबकीय पदार्थ होगा, सॉफ्ट चुंबकीय पदार्थ सॉफ्ट तो होगा ही नहीं, तो न सॉफ्ट होगा न हार्ड होगा, ये तो गलत है, हार्ड होगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे हार्ड चुंबक, क्योंकि यहाँ पे निकिल है, एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, इस्पात है, तो इसका बनाया जाता है, तो ये हार्ड चुंबकीय पदार्थ होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा अपन बात करते हैं अगले प्रश्न में, पी एन जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर का अर्थ क्या है। तो भाई यहाँ पे अपन कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, यानी कि ये आपके पी एन जंक्शन है, पी और एन, तो ये जंक्शन है, और इसके चारों ओर दोस्तों जो लेयर बन जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, रोधी का परत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रोधी का परत कहते हैं। और इसके अंदर जो विभव हो जाता है, इसे रोधी का विभव कहते हैं, रोधी का विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, रोधी का विभव कहते हैं। ये पोटेंशियल बैरियर जो होता है, यहाँ पे का अर्थ क्या है, तो यहाँ वही इसकी चौड़ाई से ही तो मतलब है अपन को, तो यहाँ बैरियर की क्या होती है, चौड़ाई से मतलब होता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ डायामैग्नेटिक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे डायामैग्नेटिक पूछा है, डायामैग्नेटिक नहीं है। तो काफी सारे होते हैं, तो एंटीमनी है, जस्ता है, हीरा है, कोबाल्ट होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डायामैग्नेटिक की एक ट्रिक बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, आजकल एंटी सोने चांदी के बिस्तर में आई पान खाती है। तो इससे क्या क्या बन रहा है वो चीज देखिएगा। यहाँ से ऐसे बन गया भैया अवरक। क्या बन गया, अवरक। जैसे बनता है जस्ता, कैसे बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर। क्या बनता है, कॉपर। लैसे लकड़ी, ऐसे एंटीमनी। यहाँ से सोने से क्या बन गया, सोना। चांदी से क्या बन गया, चांदी। ठीक है, यहाँ से बिस्तर से क्या बन गया, बिस्मित। ठीक है, बिस्मित। और कैसे क्या बन गया, शीशा। क्या बन गया, शीशा। हाथ से क्या बन गया, हाइड्रोजन। ही से क्या बन गया, हीरा। पा से क्या बन गया, पारा। पा से क्या बन गया, पानी। न से क्या बन गया, नमक। और ऐसे क्या बन गया, तांबा। तो यहाँ पे अपन इतने सारे जो सारे पदार्थ हैं ये कौन से हैं, तो अपन कहेंगे ये डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो अब देखो एंटीमनी आ रहा है क्या, जी हाँ, एक तो ये हो गया। जस्ता आ रहा है, हीरा जस्ता। एक जैसे हीरा है, हीरा, ये हीरा है। और वो पूछ रहा है नहीं है भैया, कोबाल्ट नहीं है। तो कोबाल्ट कौन से है, तो मैंने एक और बताया था आपको कि लोको निकल गई। तो इससे क्या बना, यहाँ पे लोहा। ओ से क्या बना, कोबाल्ट। निकल से क्या बन गया, निकिल। और गैस से क्या बन गया, गिलोडेनियम। और इससे क्या बन गया, इस्पात। यहाँ पे तो ये सारे के सारे कौन से हैं, तो ये तो भैया आपके फेरा है, और ये क्या है, ये डाया मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये होता है 18 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ अगला प्रश्न दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपका जो ट्रेड है वो आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। बस आप क्या कीजिए, 2 से 3 बार जो रामबाण मैराथन क्लास है अपनी, उसको आसानी से आप देख लीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे 2 से 3 बार देखिएगा और अपने साथियोों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसमें इतना अच्छा कंटेंट दिया गया है दोस्तों, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उसमें पूरा कंटेंट दिया गया है, 40% जो अंक है वो आसानी से आराम से आ जाएंगे। आप 2-3 बार देख के उसको चले जाना, कल्याण हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 19, निम्न में से कौन से पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होती है लेकिन धारणशीलता क्या होती है, कम। भाई चुंबकशीलता तो अधिक और धारणशीलता कम। धारणशीलता का मतलब है कुछ समय के लिए वो चुंबक बढ़े, तो भैया कुछ समय के लिए चुंबक बढ़ेगा तो वो स्थायी चुंबक होगा क्या? जी नहीं, वो तो अस्थायी होगा। और अस्थायी जो चुंबक होता है वो आपका कठोर नहीं होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये होगा नहीं। फिर बचा कौन सा? नरम, क्योंकि नरम चुंबक होता है वही तो आपका क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे विद्युत चुंबक। और जो विद्युत चुंबक होता है ये क्या है? नरम चुंबक है, और इसके अंदर कुछ समय के लिए ही तो अपन विद्युत देंगे और कुछ समय के लिए देंगे, तो ये क्या है? कुछ देर के लिए धारणशीलता होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न क्या है वो देखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ प्रतिकर्षण बल लगाता है? तो भैया प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है कि डाया। कौन सा होता है? प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो यहाँ फेरा ये तो आकर्षण करता है और चुंबकीय बल रेखाओं को बढ़ाता है ये तो। और पैरा क्या करता है? तो ये न तो वृद्धि करता है न कमी करता है, बस हल्की सी थोड़ी सी बढ़ा देता है। जबकि जो डाया होता है ये क्या करता है कि विरोध करके और चुंबकीय बल रेखाओं क्या कर देता है? कम कर देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। इसके अंदर अपन बात करते हैं चुंबकशीलता, तो 1 से 1,000 तक होती है। इसमें 1 या फिर 1 से कुछ अधिक होती है, जबकि इसमें 1 से क्या होती है? कम होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B के लिए कौन सा समीकरण है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि B होता है, तो इसके लिए क्या होता है? B, यहाँ पे अपन कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स होता है यानी कि फ्लक्स बटा अपन कहेंगे कहाँ से गुजरेगा, तो क्षेत्रफल से। ये बराबर क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये होता है। अब इसको B लिख दिया और इसको फाई लिख दिया और इसको एरिया लिखते हैं। तो ये देख लीजिए कहाँ मैच कर रहा है, फाई बटा एरिया। तो ये तो इनटू में है, तो ये तो होगा नहीं। फाई बटा एरिया, तो यही राइट ऑप्शन होगा। ये एरिया होता है वो नहीं होगा, तो यहाँ पे B ऑप्शन हो गया। और इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, तो अपन क्या कहेंगे? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर अपन कह देते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं? टेस्ला होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। यहाँ पे बात करते हैं अपन कि करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो दोस्तों करंट की उपस्थिति कैसे होगी? कोई चमकने से होगी क्या? विद्युत झटके से होगी क्या? उत्पन्न प्रभाव से होगी क्या? या चटकने की ध्वनि से होगी? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो धारा होती है, धारा के प्रभाव कौन कौन से हैं? तो अपन बात करते हैं जैसे ऊष्मीय प्रभाव होता है, एक आपके रासायनिक प्रभाव होता है, एक आपके चुंबकीय प्रभाव होता है, एक आपके गैस आयनीकरण प्रभाव होता है, और एक होता है आपका किरण प्रभाव। तो वही दोस्तों यहाँ पे विद्युत के ये सारे प्रभाव है, प्रभाव से ही अपन क्या करेंगे? उत्पन्न प्रभाव के कारण ही धारा की उपस्थिति का पता लगता है। अगला ऑप्शन क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न है अपना सबसे अच्छे अचालक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अच्छा अचालक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अचालक की बात करते हैं तो जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी धारा नहीं होती है। तो धारा बराबर तो क्या है? बहुत अधिक अनंत आती है। जीरो प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ अनंत होता है, किसमें? आदर्श है।
तो यहाँ पे अचानक वल्केनाइज्ड इंडिया रबर है, साधारण रबर है, बेकेलाइट है और लेटराइट है। सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? ये वल्केनाइज्ड इंडिया रबर यानी कि VIR अपन कहते हैं, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो ये केबल के अंदर धारा वहन क्षमता जो होती है, भाई धारा कितनी चालक, ठीक है, और इस चालक के अंदर जो धारा वहन क्षमता है धारा, तो भाई लंबाई तो कितने भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये धारा जो निर्भर करती है वो हमेशा कटाक्ष क्षेत्रफल पर कार्य करती है। तो यहाँ पे लंबाई पर नहीं होगा, प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल पर, चौड़ाई पर इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या है? वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त धातु होती है। दोस्तों वायर बाउंड जो बनाया जाता है, एक अचालक ये पाइप लिया जाता है, तो ये आपके सेरामिक का हो सकता है या फिर अचालक यानी कि चीनी मिट्टी का ये हो सकता है। और इसके ऊपर अपन क्या है, एक चालक तार लेते हैं, लेकिन चालक तार किसका होता है? तो ये चालक तार होता है ये यूरेका, या फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीन का बनाया जाता है। तो ये आपका कौन सा है? आपका वायर बाउंड रजिस्टर होता है। तो यहाँ पे यूरेका है, तांबा है, नाइक्रोम है, ब्रोंज। तो यहाँ पे तांबा का बात करता है, तो तांबे का तो आपका कम्यूटेटर बनाया जाता है, ठीक है, क्या बनाया जाता है? कम्यूटेटर बनाया जाता है। यहाँ पे ब्रोंज की बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्रोंज से क्या बनाई जाती है ज़्यादातर? तो यहाँ यहाँ पे स्लिप रिंग बनाई जाती है। और यहाँ पे नाइक्रोम, यहाँ पे आपके हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इन्वर्टर का प्रकार है। तो भैया इन्वर्टर क्या करता है? तो अपन बात करते हैं इन्वर्टर, तो ये क्या काम करता है? DC टू AC में चेंज करता है। तो यहाँ पे आपका रोटरी कन्वर्टर होता है, UPS भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर होता है। तो यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? भाई यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो एम्पलीफायर होता है ये क्या करता है? धारा, वोल्टेज और पावर, इन तीनों को ही बढ़ाने का कार्य करता है। जबकि हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ाता है तो धारा को घटाता है, और धारा को बढ़ाता है तो ये वोल्टेज को घटाता है। तो और सीधी सी बात है पावर, तो पावर के अंदर ये तो क्या है, इसमें तो बढ़ा रहा है, जबकि पावर इसमें क्या होती है? नियत रहती है, बढ़ाता नहीं है। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहती है, ये दोनों ही निश्चित होता है। शक्ति नहीं बढ़ा सकता, यानी कि तुलना में ट्रांसफॉर्मर शक्ति नहीं बढ़ा सकते, यही बात सही है। वोल्टता नहीं बढ़ा सकते, तो गलत है। धारा नहीं। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडल में सदैव क्या होता है? तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि भाई ये कोर है, ठीक है, और ये हमारी कोर होगी, और इसके ऊपर ये प्राइमरी होगी और ये सेकेंडरी होगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अपन कह रहा है कि सदैव होता है, तो चुंबकीय परिपथ समान होता है। लपेट संख्या तो नहीं होगी। एक व्यास का ताम्र प्रयोग करते हैं, नहीं। एक में जैसे कि कम टर्न है, ये मोटे तार की होगी, कम टर्न है, और ये पतले तार अधिक लपेट की होगी, ये तो अलग अलग है। तो यहाँ पे चुंबकीय परिपथ अलग अलग दिए हैं। यहाँ पे जो चुंबकीय परिपथ होगा ये क्या होगा? बिल्कुल दोनों में समान होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है, वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों पर कहते हैं ऐसा परिपथ जिसमें यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो उस परिपथ को अपन क्या कहते हैं? उसे अनुनाद परिपथ कहते हैं। तो अनुनाद,
और इस अनुनाद को ही कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? तो इसे रेजोनेंस परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों यहाँ से अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो यहाँ एफ रेजोनेंस होती है बराबर 1/2π√LC, ये होती है यहाँ से। तो यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होता है। यहाँ पे अनुनाद परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। कौन सा है? 30 नंबर। और 30 नंबर को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कि एक 3 फेज वाले मोटर का पावर फैक्टर इसी रेटिंग वाले सिंगल फेज मोटर की तुलना में होता है। तो भाई कह रहा है कि 3 फेज मोटर है, तो मैंने कहा कि एक मोटर है और ये 3 फेज पावर फैक्टर है, इसका पावर फैक्टर पूछना है। और इसी रेटिंग की, यानी कि एक मोटर ओनली एसी की, और ये सिंगल फेज लेगी, ये सिंगल फेज लेगी। ये 5 HP है, 5 HP की है, और ये भी 5 HP की है। तो समान रेटिंग की अगर बात करते हैं तो पावर फैक्टर किसका अच्छा रहेगा? तो अपना कहेंगे 3 फेज का ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक 3 फेज वाले मोटर का पावर फैक्टर इसी रेटिंग वाले सिंगल फेज मोटर की तुलना में क्या होता है? तो भैया अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन, हाँ अधिक होता है, लेकिन कौन सा रहेगा? पश्चगामी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज कहलाता है। दोस्तों इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ पे एक तो है फेज और एक है आपके पास न्यूट्रल। इन दोनों के मध्य वोल्टेज होता है, यानी कि एक लाइन और एक न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज होता है, इसे कहते हैं फेज वोल्टेज। क्या कहलाते हैं? फेज वोल्टेज। अगर इसके अंदर केवल एक ही फेज में धारा पहुंची जाती है तो वो कहलाती है आपकी फेज धारा, फेज धारा। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि जैसे एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन यहाँ पे, और 2 फेज के मध्य या 2 लाइन के मध्य जो वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहेंगे? लाइन वोल्टेज कहते हैं। और 2 लाइनों के मध्य जो धारा पहुंची जाती है वो लाइन धारा कहलाती है। अब पूछा क्या है कि लाइन और न्यूट्रल के मध्य वोल्टेज पूछ रहा है, तो फेज वोल्टेज, ये लाइन है, न्यूट्रल है, फेज वोल्टेज राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिएगा, अगला है एलईडी से निकलने वाली रोशनी का रंग खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो यह एलईडी से निकलने वाले रंग, दोस्तों जो एलईडी डायोड होता है, यहाँ पे इसका प्रतीक पता होना चाहिए। एलईडी से रोशनी निकलती है तो आप बाहर के और निकाल दीजिए। और दोस्तों ये तो है एलईडी, और एक होता है फोटो डायोड, तो ये जस्ट इसके विपरीत होता है, यानी इसके ऊपर जा रहा है तो अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पे इसका जो रंग निकलता है ना, वो रंग हमेशा किस पर निर्भर करता है? तो अर्धचालक पदार्थ, इन पदार्थों पर क्या डिपेंड करेगा? रंग निर्भर करता है, अर्धचालक पदार्थों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, और काफी अच्छा प्रश्न है ये, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से होता है। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ, दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं जैसे कि वाइंडिंग, और वाइंडिंग के अंदर सप्लाई देते हैं तो यहाँ आरोपित ईएमएफ होता है, और इसी के बदले ये बनता है। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ अगर उत्पन्न होता है तो अपन कहते हैं कि ये तो कम होगा और ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादा होता है और बैक ईएमएफ क्या होता है? कम होता है। बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से कम होता है। अगला है, अगला प्रश्न है 34 नंबर, और यहाँ पे लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं होता है? भाई हानि है, वो हानि 2 प्रकार की है, एक होती है ताम्र हानि और एक होती है लोड हानि। तो ये ताम्र हानि पर वो लोड निर्भर करता है, जबकि यहाँ लोड हानि पर फ्रीक्वेंसी निर्भर होती है, यहाँ पे लोड निर्भर नहीं होता है। तो अपन कहते हैं स्ट्रेसिस हानि
और भंवर धारा। क्योंकि लोह हानि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक आपकी हिस्टैरिसीस होती है और यहाँ एक होती है भंवर धारा हानि। तो यहाँ पे बी और सी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। भैया डीसी घूर्णन की दिशा डीसी मोटर है और डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में फ्लेमिंग का कौन सा हाथ आता है, तो ये बायां हाथ होता है। बाएं हाथ में अंगूठा चालक की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। पहली अंगुली जो होती है छोटी अंगुली है तर्जनी अंगुली, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, जबकि ये जो आपकी बड़ी अंगुली होती है दूसरी अंगुली, ये आपके आरोपित ईएमएफ को दर्शाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से परस्पर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री का अंतर बनता है। यहाँ पे आपका फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। दोस्तों आपका फ्लेमिंग का दायां हाथ काम रखता है, तो अपन कहेंगे कि जनरेटर और अल्टरनेटर यानी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कार्क स्क्रू जो नियम होता है, यहाँ पे धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ज्ञात किया जाता है। ओम जो नियम होता है, यहाँ पे B बराबर क्या होता है, आई आर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं निम्न में से कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं है। तो ये डीसी मोटर की बात करते हैं, तो डीसी मोटर के अंदर बात करते हैं मोटर। तो मोटर में सबसे पहले क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा कि आर्मेचर होना चाहिए, ठीक है आर्मेचर भी है। यहाँ पे आर्मेचर को घुमाएगा कौन, तो यहाँ पे होनी चाहिए विद्युत ऊर्जा। और यहाँ पे जब आर्मेचर की ईएमएफ बन जाता है तो अपने पास में क्या होना चाहिए, कम्यूटेटर होना चाहिए। प्लस में क्या होनी चाहिए, ब्रश होनी चाहिए। अगर मोटर में ही है तो जनरेटर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ आर्मेचर होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए यांत्रिक ऊर्जा, और यहाँ पे एक ही होती है। तो डीसी जनरेटर में 3 तो सेम है, लेकिन ये यांत्रिक ऊर्जा होनी चाहिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, कम्यूटेटर प्लस ब्रश होना चाहिए, आर्मेचर तो उपयुक्त राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो ये देखो। तो यहाँ पे एक रेल के परिचालन के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग या मोटर का चयन करोगे। तो भाई ट्रेन होती है, तो ट्रेन इसका प्रयोग करते हैं। तो अपन बात करते हैं कि जो ट्रेन होती है या रेलगाड़ी होती है, रेल के अंदर अपन डीसी सीरीज का प्रयोग करते हैं। या फिर अपन बात करते हैं यूनिवर्सल जिसे अपन कहते हैं एसी सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर डीसी का सीरीज, यहाँ पे डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि एक पी है और एक एन। इस पी को प्लस से जोड़ दीजिए और एन को माइनस से जोड़ देते हैं, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस होती है। जबकि इसी प्रकार एक पी है और एक एन है, यहाँ पे पी को माइनस से और एन को प्लस से जोड़ देते हैं, तो ये आपका रिवर्स बाइस कहलाता है। रिवर्स बाइस में धारा का मान बहुत अधिक नहीं होता, यानी नगण्य होता है। तो प्रतिरोध क्या होगा, अपन कहेंगे लगभग बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे इसमें धारा अधिक जाती है, धारा का प्रवाह क्या होगा, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो प्रतिरोध क्या होगा, नगण्य होता है। यहाँ पे आपसे इस पोटेंशियल बैरियर की बात करता है, बैरियर यानी परत, परत की बात करता है तो पतली होती है, और यहाँ पे अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, मोटी होती है। तो भाई फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन में क्या होता है, तो अपन कहेंगे निम्न प्रतिरोध होता है। क्या होगा, निम्न प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न होता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न है कि कौन से रोधन वरक 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन करता है। तो यह रोधन वरक का मतलब होता है अचालक प्रतिकोष्ठ, अचालक पदार्थ, और अचालक पदार्थ में सहन या सुरक्षित तापमान कितना होता है। तो यहाँ हमको ये पता रहता है कि एक होता है वाई श्रेणी, एक होता है ए श्रेणी, एक होता है ये, और ये टोटल होते हैं। तो इसमें तो कितना होता है, तो अपन कहते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये आपके पास होने चाहिए। तो वाई का कितना होता है, 90 होता है, और यहाँ ए का कितना होता है, 105 होता है, ए का कितना होता है, तो ये 120 डिग्री होता है, और यहाँ पे इसका बी का कितना होता है, 130, एफ का होता है 155, एच का होता है 180, और सी का होता है 200। तो यहाँ पर कहते हैं कैसे याद रखें, तो देखो इसको इसमें कितने डंडे, 3 डंडे, 3 डंडे का मतलब है 3 फेज, और 3 फेज के मतलब कितना डिग्री अंतर आता है, 120। इसमें से आर पार यूं खींचिएगा, क्या 13 बन गया, 13 तो है। यहाँ एफ का मतलब क्या है, एफ, और एफ का मतलब है 55, कितना है 55, और ये दोस्तों क्या है, एच होता है तो 8, तो 8 की तरह होता है। यहाँ पे देखो ऐसे कर दो, ये 110 बन जाएगा यानी 11, 5 कम कर दो यानी 105 होता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, इसमें 90 डिग्री पूछता है ए श्रेणी, तो राइट वाई श्रेणी, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि निम्न में से क्या मानक संरचना वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों कौन सा होता है, तो नॉर्मल अपन कहते हैं जैसे कि 11 kV होता है, 33 kV होता है, 66 kV होता है, इसके अलावा 132 kV होता है, 132 kV होता है, 220 kV होता है, 440 kV होता है, और 765 kV होता है। ये मानक वोल्टेज होते हैं। 132 होता है, 440 होता है, 765 ये नहीं होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करते हैं आरसीसी डंडों से लेस प्रायिक भित्ते के होते हैं। आरसीसी का मतलब होता है दोस्तों, आरसीसी के जो पोर होते हैं वो आपके रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट होते हैं। तो आरसीसी के ये क्या है, पोर, और पोर को क्या कहा गया है, दंड कहा है। तो दो पोलों के मध्य में कितना अंतर आता है, तो यहाँ 80 से 100 फीट होता है, सॉरी 100 मीटर होता है। कितना होता है, 80 से 100 मीटर होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मानक यानी स्टैंडर्ड मान पर पूछ ले तो 67 मीटर होता है, यानी कि 220 फीट होता है। जबकि यहाँ पे पावर लाइन के अंदर जो टावर होते हैं, सस्पेंशन, ये सॉरी इसको टावर कहते हैं अपने, चिलमिल टावर, तो उनके मध्य में 100 से 300 मीटर दूरी होती है। तो यहाँ पे इनके मध्य में हम करेंगे 80 से 100 मीटर हम करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है जी, तो स्टार से जुड़े 3 फेज परिपथ का फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है, तो इसका लाइन वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों ये साफ कह रहा है कि स्टार से है, स्टार श्रेणी है, श्रेणी में धारा समान होती है केवल, ठीक है। तो वोल्टेज समान नहीं होता है, तो वी एल बराबर यानी लाइन वोल्टेज बराबर होता है वी फेज वोल्टेज। तो ये अंडर रूट से 3 करेंगे तब जाके बराबर होता है। तो आपसे पूछा गया है लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज निकाल लेंगे, वी एल बराबर अंडर रूट 3 का मतलब होता है 1.732 इंटू में है बीपीएच यानी कितना है, तो ये 230। दोस्तों इसको इंटू कीजिएगा, तो यहाँ पे अपन इंटू करते हैं तो लगभग कितना जाता है, जिससे इसको थोड़ा सा 2 मानते हैं, 0 6 4, ठीक है। यहाँ पे 460 दोस्तों नजदीक जा रहा है,
यहाँ पे इसको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन कहते हैं 4 0 होता है, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, और 7 तिया 21 हो गया, और यहाँ 3 3 3 और 2 5 हो गया। फिर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 7 दूनी का 14 हो गया, यहाँ पे और 2 एकम 2 हो गया। तो 0 है, 6 है, 3 है, 7 और 1 8 हो जाएगा, 9 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा रहे हैं दोस्तों, कहीं गड़बड़ी हो गई है। 300 में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ये 9 कैसे आएगा, तो 8 हो गया ना, ये 9 है, सही है। 398 तो 398 तो नहीं आ रहा, लेकिन लगभग में कितना आ रहा है, तो यहाँ 400 वोल्टेज आता होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे होता है अगला प्रश्न, बत्ती जलाने के लिए सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ कितना होता है। तो दोस्तों बत्ती जलाने का मतलब है लाइट, और लाइट जलाने के लिए अधिकतम निर्धारित बोझ कितना होता है। तो सामान्यतः जो होता है सामान्य परिपथ, सामान्य जो परिपथ होते हैं उसमें सामान्य परिपथ में सीधा सा कहते हैं सामान्य परिपथ में 800 वाट होता है, जबकि पावर क्या पावर की बात करते हैं 3000 वाट होता है। तो राइट ऑप्शन तो कितना हो जाएगा 800 वाट। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे डीसी जनरेटर में पोल शू को दंड से द्वारा खालिस्तान के द्वारा जकड़ा जाता है। यानी कि अपन कहते हैं कि भैया ये पोल है और आगे इसमें पोल शू लगाया जाता है, इसको किसके द्वारा जकड़ा जाता है। यहाँ पेच होते हैं और इसको कहते हैं यहाँ पे काउंटर शंख स्क्रू, यानी कि हिंदी बोले तो प्रति मच पेच। ये यहाँ पे जड़ाई हो गया, रिवेट हो गया, पित्तल हो गया, तो काउंटर शंख पेच होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला प्रश्न लीजिएगा, यहाँ पे तो डायक खालिस्तान की डिवाइस है, तो कितने टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, किसकी बात कर रहा है, डायक की बात कर रहा है। तो डायक होता है इस प्रकार, एक टर्मिनल ये होता है, एक टर्मिनल ये होता है, MT1 होता है, तो यहाँ MT2 होता है, एक होता है सीधा, तो यहाँ पे ये MT1 और MT2, और एक होता है ये गेट। तो यहाँ पे ये तो होता है ट्रायक, ये है डायक। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें 3 होते हैं, तो इसमें तो कितने हो जाएंगे ये, और दोनों ही 2 दिशीय है, 2 दिशीय, दोनों ही क्या है 2 दिशीय हैं, दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दिए हुए विकल्पों में से SF6 को पहचानिए। दोस्तों SF6 क्या है, अपन कहते हैं ये सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होती है। तो सल्फर हेक्सा फ्लोरीन ये नहीं होगी, सल्फर डाई नहीं होगी, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जी। ये सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ये गैस होती है जो न तो इसमें कोई गंध आती है, ना ये जहरीली होती है, अन्य गैसों के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, और ये नॉन टॉक्सिक होती है, यानी जहरीली नहीं होती है। यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखिएगा अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कौन सा है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि टैप रिकॉर्डर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बेहतर होती है। 2 वाल्व संधारित्र ये तो होगी नहीं, सार्वत्रिक मोटर ये नहीं होगी, छादित ध्रुव ये प्रयोग करते हैं टैप रिकॉर्डर, और स्ट्रेसिस मोटर। तो दोस्तों टैप रिकॉर्डर एक ध्वनि का उपकरण होता है, और जिसमें ध्वनि नहीं होती वो मोटर लेते हैं, और ध्वनि के लिए कौन सी बेस्ट होती है, स्ट्रेसिस मोटर का प्रयोग करते हैं। इसका जो रोटर होता है, इसके रोटर में न तो कोई वाइंडिंग होती है और न ही कोई दांते होते हैं, इसका क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा अगला प्रश्न है, एक बिजली का हीटर 110 वोल्ट सोर्स से 3.5 एमीटर लेता है, तो तापक घटक का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। कोई वोल्टेज दिया गया है 110 वोल्टेज, और धारा दी गई है यहाँ पे 3.5, और आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है। तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। R याद कीजिए तो V बटा क्या होता है,
आई होता है तो यहाँ पे 110 और यहाँ पे 35 हो गया तो ये ऊपर लिख दीजिए 0 पॉइंट हटाएंगे तो ठीक है। 5 से काट लीजिए और 7 पंजो 35 और यहाँ पे ये 5 दूनी 10 5 दूनी 10 क्योंकि 10 हो गया 10 0 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 1 7 एकम 7 यानी 31 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 31 पॉइंट कुछ आ रहा है तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा लगभग में 31। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, HRC फ्लूइड सर्वोत्तम रक्षा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे HRC यानी कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो HRC होता है ये 25 एम्पियर से लेकर के 2500 एम्पियर तक कार्य करता है और ये ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट पर काम करता है। इसमें चांदी का वायर लगाया जाता है और ध्यान रखिएगा जो HRC होता है इसका फ्यूजिंग फैक्टर, क्या फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो 1.1 होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, HRC फ्लूइड सर्वोत्तम रक्षा के लिए होता है, शॉर्ट सर्किट के होता है, खुले परिपथ के लिए नहीं होगा, विपरीत धारा के लिए नहीं होगा, अधिक लोड के नहीं होता, तो लघु पथ के प्रति होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। अगला प्रश्न है यहाँ पे और ये देखिएगा। अगला दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये जो लास्ट प्रश्न है आपको सेशन अच्छा पसंद आ रहा होगा, प्लीज लाइक तो कीजिएगा और इसे शेयर भी कर दिया करो। सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों अब इतना सा तो बनता है तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हो सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। तो अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। आपको पता होगा यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी पूरा कंटेंट इस तरह नहीं डाला है। मैंने बिल्कुल निस्वार्थ होके और सारा का सारा कंटेंट डाल दिया है। तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों आपका। औद्योगिक लोड का शक्ति गुणक होता है तो एकक होता है, अग्रगामी होता है, पश्चगामी होता है और शून्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो होता है एकक, एक होता है अग्रगामी और एक होता है पश्चगामी। ये 3 पावर फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे इसका मान जैसे इकाई होता है और यहाँ इनका मान इकाई से कम होता है। इसमें धारा और जो वोल्टेज है दोनों साथ साथ होती है। इसमें धारा वोल्टेज से आगे होती है और इसमें धारा वोल्टेज से क्या होती है, पीछे होती है। तो यहाँ पे औद्योगिक लोड होता है, औद्योगिक लोड तो पूरा पश्चगामी होता है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चगामी होता है। तो दोस्तों ये थे अपने आज के 50 टॉप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।